साल 2024 हिंदुस्तान के उन 5 राजनेताओं के लिए बेहद बेकार साबित हुआ है जिनको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं आमतौर पर सुगबुगाहट तेज ही रहती थी, जिनको लेकर कहा जाता था कि वो राजनीति के पुरोधा हैं और जायंट किलर भी हैं। लेकिन साल 2024 बीतते बीतते ऐसा कुछ उन नेताओं के साथ हो गया जिसके बाद कहा गया कि वो राजनेता अब हाशिए पर चले गए हैं। हाशिए के साथ ही उनकी राजनीति पर बड़ा विराम भी लग गया है। तो आखिर वो कौन से 5 बड़े राजनेता हैं जिनके लिए साल 2024 कुछ खास साबित नहीं हुआ? शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक वो 5 नेता जिनके लिए बेहद बुरा रहा साल 2024। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कहीं के नहीं रहे उद्धव ठाकरे। हर साल कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है तो कईयों के लिए बहुत बुरा साबित होता है। समाज के हर क्षेत्र से लेकर राजनीति तक नजारा एक जैसा ही देखने को मिलता है। देश की राजनीति में साल 2024 कई नेताओं के लिए मिला जुला अनुभव लेकर आया, जबकि कुछ नेताओं के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्षेत्रीय राजनीति से लेकर दलित राजनीति के क्षेत्र में भी ये सब देखने को मिला। इस दौरान ऐसे भी नेता रहे जिन्हें लोकसभा चुनाव नतीजों में बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगा कि जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे तो ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनकी राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। साल 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट तो निराश करने वाले ही रहे। हालात ऐसे बने कि वो हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी डिप्टी सीएम ही बन पाए, लेकिन वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं से तो बेहतर पोजीशन में ही हैं, जिनका सब कुछ लुट चुका है। शरद पवार के पास तो सिर्फ बारामती का गढ़ ही बचा। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले शरद पवार ने एक बार उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता को लेकर ऐसी बात कही थी जो उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान समझा गया था। दरअसल शरद पवार का कहना था कि शिवसेना में बगावत से पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे को आगाह किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। ज्यादा दिन नहीं बीते और शरद पवार के साथ भी बिल्कुल वही सब हो गया जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना और एनसीपी के टूट जाने से महाविकास आघाड़ी के नेता सदमे में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर कोई गलतफहमी का शिकार हो गया और हकीकत विधानसभा चुनाव में सामने आ गई। दरअसल बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले की जीत के बाद शरद पवार को लगा कि अजित पवार को तो वो यूं ही निपटा देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर भतीजे ने ऐसा खेल खेला कि खेला ही हो गया। आपको बता दें कि भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पछाड़ दिया। देखा जाए तो शरद पवार ने बारामती का गढ़ तो बचा लिया, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर अजित पवार ने वहां भी सेंध लगा दी है। कहीं के नहीं रहे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने में शरद पवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, लेकिन साल 2024 में उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनने देने में भी एनसीपी नेता का ही बड़ा रोल रहा है। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनको महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन ना तो शरद पवार को यह मंजूर था, ना ही राहुल गांधी को। और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद तो कांग्रेस को ऐसा लगना भी स्वाभाविक था। शरद पवार की तरह उद्धव ठाकरे ने भी बेटे आदित्य ठाकरे की वर्ली विधानसभा सीट जरूर बचा ली, लेकिन वहां राज ठाकरे का उम्मीदवार वोट नहीं काटता तो आदित्य ठाकरे का भी जीत पाना मुश्किल हो जाता। ये बात अलग है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपने पहले ही चुनाव में हार गए। दरअसल उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही एक जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। अब ले देकर बीएमसी चुनावों में थोड़ी बहुत उम्मीद है, वरना लगता तो ऐसा ही है कि जैसे ये दोनों नेता अब कहीं के नहीं रहे। सिकुड़ चुकी है मायावती की राजनीतिक जमीन। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन तो कांग्रेस से भी बुरा था। कांग्रेस के 2 विधायक तो बीएसपी का सिर्फ एक ही विधायक बचा है और लोकसभा में तो 2014 की तरह ही फिर से जीरो बैलेंस खाता हो गया है। देश की दलित राजनीति में हाल तक जो मुकाम मायावती ने हासिल किया वो बहुतों को नसीब नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि मायावती की राजनीति भी करीब करीब खत्म होती नजर आ रही है।
बसपा सुप्रीमो मायावती कभी भी उपचुनावों के पक्ष में नहीं रही, लेकिन नगीना सीट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जीत और बीएसपी की जमानत जब्त होने के बाद उनको बीएसपी के जनाधार की फिक्र जरूर हुई। लेकिन यूपी के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे ने तो उससे भी ज्यादा निराश किया है। उपचुनाव में 2 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार 5वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी 3रे स्थान पर रहे थे। मायावती ने आकाश आनंद को भी मोर्चे पर तैनात किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब अंबेडकर के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच मायावती का रवैया भी बीएसपी की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। दरअसल कांग्रेस पर हमला बोलकर मायावती बीजेपी को भी फायदा पहुंचा रही हैं। फिलहाल बीएसपी के भविष्य की राजनीति किसी भी मायने में कोई भी उम्मीद नहीं जगा रही है। असंभव लगती है नवीन पटनायक की वापसी। साल 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले तक बरसों से नवीन पटनायक का ओडिशा में एक छत्र राज देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस बीजेपी के साथ वो लगातार 10 साल नजर आए, उसी ने उनको ओडिशा से बेदखल कर दिया। यही वजह है कि ओडिशा में अब नहीं लगता कि बीजेडी सत्ता में वापसी भी कर पाएगी, और इस लिहाज से साल 2024 नवीन पटनायक के लिए सबसे बुरा साल साबित हुआ। हाशिए पर पहुंची महबूबा मुफ्ती की राजनीति। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार दोनों की राजनीति करीब करीब एक ही मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जैसे खत्म ही हो गई। जो महबूबा मुफ्ती बीजेपी की मदद से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी थी, वो 2024 आते आते सूबे की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुकी हैं। और जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं, उससे पीडीपी के फिर से खड़े होने की उम्मीद कम ही लगती है। हालांकि कोई चमत्कार हो जाए तो वो बात अलग है। आपको बता दें कि साल 2024 में राजनीतिक हाशिए पर पहुंचने वाले नेताओं की फहरिस्त में कई और नाम भी शुमार हैं। मसलन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी, लोक जनशक्ति पार्टी पर काबिज होकर केंद्र में मंत्री बने पशुपति कुमार पारस और श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। और इन सबका आने वाला भविष्य जैसा भी हो, फिलहाल तो अंधेरा ही नजर आ रहा है। ऐसी ही तमाम दिलचस्प सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक।